Welcome to my class. Today we will discuss class 6th your SST book Me and My World. आपका चैप्टर नंबर 4 द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले तो आपको नाम से पता चलता है कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है. ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस क्या है? सिंधु घाटी है, सिंधु है, एक नदी का नेम है. इंडस वैली क्या होता है? जैसे आपको पता है कि दो पहाड़ों के बीच की जगह खाई जिसको बोल देते हैं. सिविलाइजेशन सभ्यता. तो ये किसके बारे में है? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ये चैप्टर है. लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द एंशंट ऑफ ऑल अर्लियर river valley civilizations which emerged in different parts of the world around 5000 years ago. जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जो पुरानी नदी घाटी की सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यता है, जो लगभग 5000 साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उभर कर सामने आई थी. तो अभी तक विद ओवर 1400 इंडस सिविलाइजेशन साइट्स डिस्कवर्ड टिल डेट, दिस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड over 6,50,000 square kilometer, which is more than twice the total area covered by the Mesopotamian civilization and Egyptian civilization, two contemporary civilizations. तो जो ये सभ्यता थी, आज तक ये 1400 से अधिक सिंधु सभ्यता की जगहें खोजी गई हैं, जो ये सभ्यता 6,50,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह इसने घेरी हुई थी. ये सभ्यता कितने स्थान में थी? 6,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई थी. तो उस टाइम की ये इसकी समकाली जो दो सभ्यताएं थी वो थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. दिस सिविलाइजेशन फ्लॉरिश्ड इन द ब्रॉन्ज एज. ये कब प्रफुल्लित हुई थी? कब मतलब ये ज़्यादा एक्सपेंड हुई थी? ब्रॉन्ज एज में. बिसाइड्स दीज थ्री द चाइनीज सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो एन एंशंट सिविलाइजेशन. इन तीन सभ्यताओं के अलावा जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो कौन सी है? चीनी सभ्यता थी. एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरी वाली थी इजिप्टन, तीसरी मेसोपोटामियन एंड फोर्थ सिविलाइजेशन थी जो उस टाइम में वो थी चाइनीज़ सिविलाइजेशन. नेक्स्ट, इस सभ्यता के बारे में और क्या कुछ बताया गया है? All these civilizations flourished in the fertile river valley where the water from the rivers was used to various purposes like drinking, irrigation of fields, fishing, transportation, etc. तो जो ये सारी सभ्यताएं थी वो कहाँ से उपजी थी? दरिया घाटी की सभ्यताओं में से प्रफुल्लित हुई, जिनसे नदियों के पानी से हम क्या यूज़ करते थे, जिनको पीने का पानी यूज़ होता था, खेती बाड़ी की सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था, फिशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था. इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड वेरी लेट. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको बहुत देर के बाद खोजा गया था. अनलाइक अदर सिविलाइजेशंस ऑफ सेम टाइम पीरियड, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर द फर्स्ट टू सिटीज़ विच वर डिस्कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन. तो उस समय की जो और सभ्यताएं थी उनके विपरीत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे पहले शहर थे जिनको इस सभ्यता के हिस्सों की वजह से हिस्सों के रूप में खोजा गया था. इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है. ड्यू टू दिस रीज़न द सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसी कारण इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. The excavation of Harappan was initiated by Dayaram Sahni in 1920 and excavation of Mohenjo-daro was started by R.D. Banerjee in 1921 on the basis of findings by the Director of Archaeological Survey of India during his visit to both cities in 1872. हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए उनकी सिटीज़ की खुदाई 1920 में किसने स्टार्ट की थी? दयाराम साहनी ने. और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने आरंभ की थी?
1872 में R.D. बैनर्जी द्वारा इनको खोजा गया था। तो इनको ये दोनों सभ्यताएं हमें कहाँ से मिलती हैं? 1872 इन दोनों शहरों के मतलब जब उन्होंने इनके बारे में सुना, इनके बारे में मतलब उन्होंने वहाँ का दौरा किया, तो वहाँ गए वो, तो जब उन्होंने खोज की तो उनके द्वारा मिली हुई खोजों के आधार पर उन्होंने अपनी इस खोज को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, जब उन्होंने इस सारे प्लेस के बारे में, इन जो उनको ब्रिक्स मिली थी पुरानी वाली, उनके बारे में जब उन्होंने पूछताछ स्टार्ट की थी तो उनको क्या मतलब पता चला वहाँ से, जो कराची और लाहौर की रेलवे लाइनिंग को कनेक्ट कर रही थी, तो उनके बारे में पूछने पर उन्हें पता चला कि ये लगभग 5000 ईयर्स पहले की लगती हैं। तो उस टाइम कौन सी एज थी? ब्रॉन्ज एज थी। नेक्स्ट है, दिस डिस्कवरी वॉज क्रूशियल इन इंडियन हिस्ट्री एज इट लेड टू अ चेंज इन द वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव अबाउट इंडिया। तो इस खोज के साथ इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था ये, तो पूरे वर्ल्ड के नज़रिए को, पूरे वर्ल्ड के संसार के नज़रिए को इसने बदल दिया इन खोजों ने। इससे पहले ये था कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है और उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि वो बहुत मामूली सी हिस्ट्री है। That Indian history was insignificant and Indian land was occupied only by hunters and gatherers who had come from Africa। तो उनको लगता था कि आर्यंस लोगों के आने से पहले भारत पर जो अफ्रीका से आए हुए लोग थे सिर्फ उन्हीं का दबदबा था। वो क्या करते थे? सिर्फ शिकार करते थे और वो कुछ नहीं करते थे। तो फिर है, हड़प्पन संस्कृति की जब डिस्कवरी हुई तो उससे यह पता चला कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत अच्छी सभ्यता के लोग रहते थे, जो पहले वाले टाइम में वो सभ्यता थी। तो उस टाइम भी हमारी इंडियन हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। 1924 में सर जॉन मार्शल ने ये अनाउंसमेंट की थी कि उनको दो पुरानी सभ्यता के शहर जो हैं वो मिल चुके हैं। रस्मी तौर पर उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपने व्यूज़ दिए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशंस के बारे में। Indus Valley civilization believed to have existed between 2500 BC and 1700 BC. For example, about 3700 to 4500 years ago। तो ये माना जाता है कि जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? 2500 BC से 1700 BC के बीच वो स्टार्ट हुई थी। मीन्स लगभग 3700 से 4500 साल पहले वो उसके बारे में पता चला था। तो वो कब स्टार्ट हुई थी? कैथोलिक युग के बाद इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी। तब इस सभ्यता के लोग होंद में आए थे, तो मतलब उनके बारे में पता चला था। तो तब तक लोगों को आयरन और मेटल्स के बारे में कोई भी जानकारी मतलब कोई भी नॉलेज नहीं थी। उनके पास सिर्फ टीन और कॉपर के बारे में ही नॉलेज थी। तो बाद में क्या हुआ, जब लोगों को टीन और कॉपर के बारे में नॉलेज थी तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों धातुओं को मिलाकर एक नई धातु का प्रयोग किया। मतलब दोनों के मिश्रण से एक नई धातु सामने आई, वो कौन सी थी? ब्रॉन्ज से। तो इसीलिए उस टाइम के लोगों ने क्या किया, टीन और कॉपर को छोड़कर अपने जो भी वो टूल्स बनाते थे, जो भी वो हाउस होल्ड गुड्स बनाते थे, आर्टिकल्स कुछ भी बनाते थे, तो वो किसकी हेल्प से बनाते थे? ब्रॉन्ज की हेल्प से। तो इसीलिए उस टाइम को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम ब्रॉन्ज का उन्होंने आरंभ किया था, इसकी खोज की थी। तो उन्होंने अपने सभी टूल्स, हाउस होल्ड थिंग्स, एवरीथिंग उन्होंने किस चीज़ में बनाना शुरू किया था? ब्रॉन्ज में। इसीलिए उसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सिटीज़। तो अब इसमें उस टाइम की सिटीज़ के बारे में बताया गया कि उस टाइम में जो शहर होते थे वो कैसे होते थे। सिटीज़ ऑफ इंडस वैली वर बिल्ड इन वेल प्लान्ड मैनर। तो उस टाइम की जो सिटीज़ थी वो बहुत अच्छे मैनर्स में योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। उनकी
जो क्लीनलीनेस था, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम था, उनकी साफ़ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, वाइड रोड्स एंड स्ट्रीट्स, चौड़ी सड़कें, अच्छी गलियां बनाई हुई थी, स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स के साथ, अच्छी टाइप की ईंटों के साथ उसको बनाया गया था। और सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो उस टाइम की जो सिटीज़ थे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जनरली अपर पार्ट हैड अ सिटाडेल टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ सिटी। तो आम तौर पर क्या होता था, ऊपरले हिस्से में एक किला था जो एक पश्चिम की तरफ होता था। द लोअर पार्ट विच इज़ क्वाइट लार्ज अनलाइक द अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट होता था जो कि बड़े हिस्से से, मतलब बड़े हिस्से के उल्ट काफ़ी बड़ा होता था, छोटे हिस्से के उल्ट काफ़ी बड़ा होता था। तो वो वहाँ कौन रहता था, मोस्टली कॉमन पीपल रहते थे। नेक्स्ट है सिटाडेल। अब देखिए ये पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये सिटाडेल था, मतलब जो अपर पार्ट होता था, ये ऊंचा बनाया हुआ होता था। देखिए ऐसे ये ऊंचा बनाया हुआ था, यहाँ पर जो हाई प्रोफाइल लोग रहते थे, और लोअर पार्ट में नॉर्मल जनरली लोग रहते थे। तो क्या था, सिटाडेल वॉज फोर्टिफाइड विद वॉच टावर्स मेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। जो सिटाडेल था, मतलब किला था, गढ़ था, जिसको हम गढ़ बोल देते हैं, वो वॉच टावर्स की हिस्से मतलब हेल्प से बहुत उसको मजबूत बनाया हुआ था। वो स्पष्ट था कि ऐसे मौसम के लिए बनाया गया था, डिफेंसिव पर्पस के लिए बनाया गया था, क्योंकि जब फ्लड्स वगैरह आते थे तो उनके लिए वो सेफ़ जगह थी। तो सिटाडेल में मोस्टली अपर क्लास लोग रहते थे, जैसे नोबल प्रीस्ट हो गए, मर्चेंट्स हो गए, वो वहाँ रहते थे। जो नॉर्मल पब्लिक थी वो लोअर टाउन में रहती थी। तो सिटाडेल के पास ग्रेनरीज थी जिनमें जिनमें अनाज को, जिनमें ग्रेन्स को सेव करके रखा जाता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसे बहुत से, मतलब जब शहर वो ढूंढे गए तो उनमें बहुत से सिटाडेल थे, लोअर हाउस थे। तो सिटाडेल जो उनका अपर हाउस था उसके पास स्टोर थे, काफ़ी स्टोर थे जिनमें वो अनाज को, ग्रैनरीज को स्टोर करके रखते थे। नेक्स्ट है द ग्रेट बाथ। इट्स मोस्ट इम्प्रेसिव रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर एट मोहनजोदड़ो। तो जो ग्रेट बाथ था वो बहुत अच्छी एक बिल्डिंग थी, ग्रेट बाथ के रूप में उसको सबसे बड़ी बिल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो एक इम्प्रेसिव रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था वो मोहनजोदड़ो में। वो बहुत अच्छी मार्वलस एग्जांपल थी इंजीनियरिंग की, उस टाइम की इंजीनियरिंग की। वो कहाँ बना हुआ था जो ग्रेट बाथ था, सिटाडेल में। उसमें स्विमिंग पूल था, उसकी फर्श या फ्लोर वॉल्स वाटर टाइट विद फाइनली फिटेड ब्रिक्स बहुत अच्छी बनी हुई थी ये। तो उसको दोनों तरफ उसकी मतलब स्टेयर सिस्टम था, दोनों तरफ स्टेयर के साथ उसको जोड़ा गया था। उसमें बहुत बड़े डोर्स थे, दरवाजे बने हुए थे, साउथ टैंक था एक। दीज वर यूज टू एंटर द कम्प्लेक्स। जो बड़े बड़े दरवाजे थे वो उस कम्प्लेक्स में एंटर होने के लिए बने हुए थे, जो नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट था। उसकी ईस्टर्न साइड में बहुत बड़े बड़े रूम्स बने हुए थे जिनको चेंजिंग क्लोथ्स के लिए यूज़ किया जाता था। उन रूम्स में एक बहुत बड़ी वॉल थी, सप्लाइड वाटर के लिए एक बहुत बड़ा टैंक था। वाटर जनरली ड्रेन्ड आफ्टर यूज़, मतलब यूज़ के बाद उस ड्रेनेज सिस्टम का प्रबंध किया गया था कि यूज़ के बाद उसमें से वाटर को ड्रेन कर दिया जाता था। और स्मॉल ड्रेन टैंक वॉज कनेक्टेड विद अ लार्ज ड्रेन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द यूज्ड वाटर। तो अच्छा, मतलब वेल ड्रेनेज सिस्टम था उसके अंदर। ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा टैंक था जिसमें रिलीजियस ओकेजन्स के ऊपर वहाँ उसमें बाथ किया जाता था, स्नान किया जाता था। जैसे हम आजकल सरोवर वगैरह बने हैं तो उसी टाइम वहाँ एक ग्रेट बाथ बनाया हुआ था रिलीजियस ओकेज़न के पर, उसमें स्नान किया जाता था। और बिल्डिंग टेंटेबली आइडेंटिफाइड एज अ हाउस ऑफ चीफ प्रीस्ट और प्रीस्टेस। तो वो पुजारियों का घर था, तो उसको पुजारियों का कॉलेज भी कहा जाता था। नेक्स्ट है लोअर टाउन। तो उस टाइम में जो लोअर टाउन थे वो कैसे थे,
जैसे ऊपर बताया गया था कि जो लोअर टाउन था वो आम पीपल के लिए रहने की जगह थी, जिसको सीटाडल के द्वारा नज़रअंदाज किया गया था, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग थे वो तो सीटाडल में रहते थे, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो कहाँ रहते थे, लोअर टाउन में। लेकिन उसको वेल अरेंज नेटवर्क, उसका वेल अरेंज्ड था, उसमें मतलब रोड्स, स्ट्रीट्स वगैरह का नेटवर्क बहुत अच्छा था। उसको पूरे शहर को 12 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ था। लोअर टाउन में जो मेन रोड्स थी वो बहुत वाइड और स्ट्रेट बनी हुई थी, जो कि ग्रिड पैटर्न के हिसाब से बनी हुई थी। जो उनकी नैरो रोड्स थी कहाँ से कहाँ तक जाती थी, ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में जाती थी। दीज स्ट्रीट्स वर कनेक्टेड विद ड्रेन लाइंस। तो उन स्ट्रीट्स को ड्रेन लाइंस के साथ कनेक्ट किया हुआ था, जो मेनली हाउसेस से आती थी और उसको परपेंडिकुलरली बनाया हुआ था। दे हैड राउंड कॉर्नर्स फॉर मेकिंग इट ईजियर फॉर कार्स टू टर्न ओवर। तो वहाँ राउंड कॉर्नर्स बने हुए होते थे गाड़ियों को मोड़ने के लिए। द हाउसेज वर मेड ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो अलग अलग हाउसेज डिफरेंट साइजेस के बने हुए होते थे। तो वो उस टाइम के लोगों की सिचुएशन को शो करते थे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जैसे अमीर थे, कुछ लोग नीचे वाले कुछ गरीब थे, कि कुछ के पास 1 रूम होम था, कुछ के पास 2 और 3 रूम होम था। तो वो कुछ हाउसेस 1 स्टोरीड थे तो कुछ हाउसेस 2 स्टोरीड थे। ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडस वैली पीपल। तो उस टाइम के लोगों के ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया गया कि वो कौन कौन से टाइप के ऑक्यूपेशंस करते थे, क्या क्या काम था उनका। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। तो मोस्टली वो लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे। वो कौन कौन से क्या क्या चीज़ ग्रो करते थे, वीट, बार्ले, मिलेट एट्सेट्रा। फ्रूट्स भी ग्रो करते थे। फ्रूट्स में क्या कुछ था, पोमेग्रेनेट्स, बनानास वगैरह थे। तो टेरिकोटा फिगर्स सामने आई हैं कुछ, जिसमें एनिमल्स थे, बुलॉक कार्ट्स थे, डिफरेंट साइट्स में उनको ढूंढा गया है। वुडन प्लाउज, जिसमें वो लकड़ी के हल को यूज़ करते थे प्लाउइंग के लिए। कालीबंगा में भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें ये पता चलता है कि लकड़ी के हल से वो अपने जो फील्ड थे उनको प्लाउइंग करते थे। नेक्स्ट एनिमल रेयरिंग। तो वहाँ कुछ ऐसी मतलब बोन्स मिली हैं, जो एनिमल बोन्स के मिली हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो एनिमल्स रेयरिंग का काम भी करते थे। अलग अलग तरह के बफेलोज, गोट्स, शीप्स वगैरह जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो उनको पालते थे, और उनसे वो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे उनका वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट है पॉटरी। उस टाइम के लोग शायद ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर के बाद सेकंड ऑक्यूपेशन कौन सा था, वो था पॉटरी। तो उस टाइम में वो लोग रेडिश ग्लेज्ड पॉटरी अडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन वर मेड बाय द पीपल। तो रेडिश कलर की क्ले के साथ, उस टाइम की मिट्टी के साथ वो मतलब बर्तन बनाते थे, उन पर ब्लैक कलर से डिज़ाइन करते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं एज अ एविडेंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर के बाद जो पॉटरी था वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था। नेक्स्ट है मेटलर्जी। तो उस टाइम के लोगों ने ब्रॉन्ज यूज़ करना स्टार्ट किया था, कॉपर की जगह। तो वो ब्रॉन्ज से क्या बनाते थे, नाइफ्स, एक्सिस, चीज़ल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बनाते थे। तो उन लोगों ने मतलब टूल्स बनाने में भी महारत हासिल की थी। इसीलिए उस टाइम के लोगों ने मतलब अपना एक ऑक्यूपेशन चुना था मेटलर्जी के रूप में। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। कुछ लोगों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में मतलब कला और शिल्पकारी में बहुत अच्छा वर्क करते थे वो लोग। बीड्स, एमुलेट्स, वेट, सील्स, मेजर्स, ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मतलब उस टाइम के जो क्राफ्ट्समैन थे वो उनकी बहुत अच्छी कला थी। वो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। अपनी कला का यूज़ करके अलग अलग किस्म के जैसे हार हो गया, कंगन हो गए, चूड़ियाँ आदि, ये सारी चीज़ें ऑर्नामेंट्स वो बनाते थे, क्योंकि उनको शौक़ था ऑर्नामेंट्स पहनने का। नेक्स्ट वन है वीविंग। कुछ लोग वीविंग का काम करते थे। तो अलग अलग साइड से हमें पता चलता है कि कुछ लोग इन सब ऑक्यूपेशंस के अलावा वीविंग का काम भी करते थे, क्योंकि वीविंग क्या होता है, कपड़े को बुनना। तो वो
जैसे कौन कौन से कपड़े बुन लेते थे, धोती, शॉल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों से उस टाइम से पता चलता है कि उन लोगों में वीविंग का काम भी बहुत अच्छी तरह से वो लोग करते थे। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड क्या है? व्यापार। कुछ ऐसे हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं ओवरसीज़ से, जैसे मेसोपोटामियन थे, हड़प्पन सील्स कुछ मिली हैं हमें, तो इससे ये पता चलता है कि वो व्यापार करते थे। हड़प्पन और जगह में बहुत सारी मेसोपोटामियन की सील्स बरामद हुए। सील्स क्या होती हैं? मोहरें। तो ऐसी ही एक मोहर मिली है जिसके ऊपर एक कश्ती है, वो जो दर्शाती है कि एक मोहर मिली है जिसके ऊपर उन्हें बोट को ड्रॉ किया हुआ है। लोथल में एक डॉकयार्ड विदेशी व्यापार की तरफ भी इशारा करता है। अफ़गानिस्तान से उनका ज़मीनी व्यापार भी चलता था। नेक्स्ट, द गुड्स वर शॉर्टेज लाइक गोल्ड, कॉपर एंड जेड वर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज सच एज मेसोपोटामियन। जैसे उन लोगों के पास कमी थी गोल्ड की, कॉपर की, जेड की, तो वो लोग क्या करते थे? मेसोपोटामियन से इसका ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया मीन्स इराक, पर्सिया, ईरान। तो वो क्या करते हैं? इंडस वैली जो पीपल थे वो कॉटन, पॉटरी, कॉपर, टूल्स आदि जो ये चीज़ें थी वो उन लोगों को एक्सपोर्ट करते थे और उनसे गोल्ड, कॉपर, ये सारी चीज़ें उनसे वो ले लेते थे। नेक्स्ट है रिलीजन। उस टाइम के लोगों के रिलीजन के बारे में इसमें बताया गया है कि ये देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, गॉडेस ऑफ पीस की है ये किससे बनी हुई है? क्ले से। तो उस टाइम में बहुत सारी हमें ऐसी फिगर्स मिली हैं जिससे देखकर ये लगता है कि वो इनकी पूजा करते थे। उनमें से सबसे मोस्ट कौन था? शिव पुरुष उनके देवताओं में से सबसे एक ज़्यादा मतलब फेमस थे। तो शिव की एक पिक है जो सील पे दिखाई देती है, मोहर पे दिखाई देती है, जिसमें वो एनिमल से घिरे हुए दिखाई देते हैं। तो उनकी कुछ ऐसी पिक्स मिली हैं जिसमें एक पोस्चर में वो जॉगिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं। तो इनसे पता चलता है कि वो लोग शिव भक्त थे। तो इससे हमें उनके सुपरस्टिशियस के बारे में भी पता चलता है कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो वो लोग क्या करते थे? कब्र में उसके साथ कुछ गहने, कुछ अनाज और कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ दफना देते थे। तो उसको एक धार्मिक फ़र्ज़ माना जाता था। वो अपनी तरफ से इसको धार्मिक फ़र्ज़ मानते थे कि उसको नेक्स्ट भी इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट वन, स्क्रिप्ट। उस टाइम की जो स्क्रिप्ट थी वो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो हमें अभी तक भी समझ में नहीं आई है। तो जो हड़प्पन संस्कृति के लोग थे उन्होंने अपनी मोहरों के ऊपर कुछ ऐसे शब्द उभरे हुए हैं उनकी मोहरों के ऊपर जो मतलब पिक्चर्स की तरह है, जिनको समझ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ और सिटीज़ के बारे में पता चला था, जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा हो गई, गोलाधारो हो गया, ऐसी सिटीज़ के बारे में भी पता चला है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन से थी वो सारी चीज़ें। अब है डिक्लाइन। तो इस चीज़ का पतन कैसे हुआ? हड़प्पन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन 1800 BC में कम होनी स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि इसके पतन का मेन जो रीज़न था वो था नेचुरल डिज़ास्टर था, कुदरती आफतें हम जिसको बोल देते हैं, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, एपिडेमिक, चेंज इन कोर्स ऑफ इंडस रिवर और ड्रॉट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड। ठीक है, तो इतिहासकारों ने यही माना है कि इन सब चीज़ों की वजह से इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यंस के आने की वजह से उन इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। उसका रीज़न क्या था? मतलब ये हमें कहाँ से पता चलता है कि उस टाइम बहुत सारे ऐसे स्केल्टन्स मिले हैं, ब्रोकन हेड्स मिले हैं, जो
ये हमें समझाते हैं कि इस सभ्यता का जो मेन रीज़न है एंड होने का वो वही है कि आर्यंस की वजह से भी उनका एंड हो गया। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनका जो मेन रीज़न है उनके एंडिंग का वो क्या था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।